सुप्रभात। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड। आज हम आप लोग को पाठ 21 पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है वाक्य विचार। वैसे तो बच्चों भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है, ये सबको पता है। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए वर्डों का निर्माण किया गया है। वर्डों को आपस में मिलाकर शब्द बनाए गए और शब्दों के मेल ने वाक्य को जन्म दिया। ये आप लोग भी जानते हैं कि ये भाषा की पूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधते हैं, तब वाक्य की रचना होती है। इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है, उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। यदि हम स्वतंत्र या सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर इनका व्यवस्थित समूह न बनाएं, तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम निम्न वाक्यों को देखते हैं, बताते हैं आपको कि अमर चाय पीना, आकाश चलना, माँ खाना बनाना। इन वाक्यों की रचना में प्रयुक्त किए गए सभी शब्द स्वतंत्र हैं। यद्यपि ये सभी सार्थक शब्द हैं, परंतु फिर भी ये हमारे मनोभावों को पूर्णतया व्यक्त करने में असफल हैं। इनका कारण यह है कि हमने इन्हें व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संगठित नहीं किया है। यदि हम इन्हें व्याकरण के स्थापित नियमों के अनुसार पुनः वाक्य संगठित करें, तो इनका रूप निम्न प्रकार का होगा। अमर चाय पीता है, आकाश चलता है, माँ खाना बनाती है। अब इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि हमने इन्हें व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्यों का रूप दे दिया है। वाक्य की रचना के नियम। वाक्य की रचना कई पदों के सार्थक योग से बनती है। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। वाक्य संगठन में ध्यान रखने जो विशेष तथ्य है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है कि वाक्य में कर्ता के बारे में क्रिया आती है। कर्म क्रिया और कर्ता के बीच में होता है। परसर्ग संज्ञा या सर्वनामों के बाद में लगाए जाते हैं। परसर्ग सर्वनामों में मिलाकर लिखे जाते हैं। कभी कभी कर्ता और क्रिया पद के बिना भी वाक्य बनाया जाता है, जैसे राजीव, पंकज तुम्हारा घर कहाँ है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य तथा दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे उद्देश्य है, जैसे है शुभम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें उद्देश्य क्या है? शुभम। और विधेय क्या है? पुस्तक पढ़ता है। उसी तरह वाक्य है वह लड़की अत्यंत सुंदर है। अब इसमें उद्देश्य जो है वह लड़की है और अत्यंत सुंदर है, यह विधेय है। रानी पत्र लिख रही है। इसमें रानी जो है उद्देश्य है और पत्र लिख रही है, यह विधेय है। रीता चित्र बनाती है। रीता उद्देश्य है और चित्र बनाती है, यह विधेय है। पिताजी घड़ी ठीक कर रहे हैं। पिताजी उद्देश्य है और विधेय क्या है? घड़ी ठीक कर रहे हैं। वाक्य के उद्देश्य में वाक्य का कर्ता या क्रिया के व्यापार को करने वाला रहता है। एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त कुछ अन्य पद भी हो सकते हैं।
जो अतिरिक्त पद उद्देश्य से जुड़ा होता है, उस उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। कभी कभी वाक्यों में उद्देश्य अनुपस्थित भी रहता है, जैसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब इसमें जो है अनुपस्थित जो है हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें जो अनुपस्थित शब्द है वह है हमें, तो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। पूरे देश में होली मनाई जाती है, इसमें जो शब्द नहीं है वो है हमारे, लेकिन जो है जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो हमारे पूरे देश में होली मनाई जाती है। इन वाक्यों में हमें हमारे उद्देश्य जो है अनुपस्थित है, लेकिन उसका बोध हो रहा है। वाक्य के प्रकार, वाक्य को दो आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है, पहले हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे विशाल पढ़ता है, ताजमहल आगरा में है, मैं बाजार जाऊंगी। इन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। जैसे कि जो है उद्देश्य मेरा घर विद्यालय के पास है, इसमें मेरा घर जो है उद्देश्य और विद्यालय के पास है यह विधेय है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इनमें वो उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाने लगे, अंकित विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। इन वाक्यों में नहीं तो और इसलिए शब्द समुच्चय बोधक है, अतः ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। इसमें भी उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे सौरभ ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, नितिन ने कहा कि वह रोहित से मिलेगा। इन वाक्यों में सौरभ ने कहा यह जो है मुख्य उपवाक्य है, नितिन ने कहा ये भी मुख्य उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक है, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, यह जो है आश्रित उपवाक्य है, वह रोहित से मिलेगा, ये भी जो है आश्रित उपवाक्य है। प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक उपवाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक उपवाक्य, तीसरा है निषेधवाचक वाक्य, चौथा है संकेतवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य और सातवां है इच्छावाचक वाक्य। लास्ट है अर्थात जो है 8वां विस्मयादि बोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या है उसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि वह वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दीपक लिखता है, गायक ने गीत सुनाया। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम कब गए, बालक कमरे में क्या कर रहा है। तीसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चे को मत उठाओ। तीसरा है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप आते तो मैं भी चल पड़ता। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
रवि कक्षा से बाहर जाओ, गरीबों की सहायता करो। छठा है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद उसका पत्र आ जाए, शायद हम शिमला जाएं। सातवां है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी, तुम चोरी करते हो, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।